हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट लेक्चर में बॉन्ड पैरामीटर्स को डिस्कस कर रहे थे। हमने बॉन्ड लेंथ पढ़ा, बॉन्ड एंथैल्पी पढ़ा, बॉन्ड एंगल पढ़ा और ये सब के सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो आ गया हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, कि दो एटम्स जो कि आपस में बॉन्ड बना रहे हैं उनके बीच में कितने बॉन्ड होंगे। मैक्सिमम कितने बॉन्ड हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं और मिनिमम 1 हो सकता है ना। 1 होगा, 2 होगा कि 3 होगा। तो ये जो संख्या कहलाएगी वो सिंपल सा क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर। तो इसमें तो कोई भी बड़ी बात नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आती है बॉन्ड ऑर्डर निकालना। भी जैसे कि अगर मैं पूछूं O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, आप सिंपली बता दोगे कि 2 होगा। मैं पूछूं हाइड्रोजन का तो 1 हो गया, नाइट्रोजन का 3 हो गया। बट अगर मैं पूछूं कि डिफरेंट एटम्स के बीच में, ठीक है, जैसे मैं पूछूं CO का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो कुछ हो सकता है टाइम के लिए आपको सोचना पड़ जाए। मैं पूछूं NO पॉजिटिव का क्या होगा, तो दिमाग लगाना पड़ सकता है ना कि भाई NO पॉजिटिव का क्या होगा। तो वो सारी चीजें हम सीखेंगे, बिल्कुल सिंपल सा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है। तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होगा? इट मे बी डिफाइंड as the number of bonds present between two atoms of a molecule। समझ में आई कि कोई भी मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के जो 2 एटम्स होंगे उन 2 एटम्स में नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होंगे, वो नंबर, वो संख्या क्या कहलाएगी? बॉन्ड ऑर्डर कहलाएगी। ठीक है, तो कभी दिमाग में ये रखो कि बॉन्ड ऑर्डर है तो आप इसकी यूनिट एनर्जी में ले लो, जूल्स में ले लो, है ना। बॉन्ड ऑर्डर एक संख्या है तो कोई यूनिट नहीं होगी। ये एक क्लियर रखना। कभी आ जाएगी व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO, आप लेके आ जाओ कि 2 जूल पर मोल होगी, तो गलत हो जाएगा ना कि सिंपल नंबर है ये। दिमाग में कुछ भी साइंटिस्ट बन जाते हो आप। तो अब जो बॉन्ड ऑर्डर आ गया, अब हम पहले इसकी एग्जांपल की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल बॉन्ड ऑर्डर ऑफ, है ना, ये हम लेविस स्ट्रक्चर से भी निकाल सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन। तो लेविस स्ट्रक्चर अगर आपने अच्छे से किया तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए वो सिंपल 1 इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करेंगे और बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की तो क्या हो जाएगा? सिंपली 2 बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। तो यहां से आंसर 1 आ गया, यहां से आंसर 2 आ गया। नाइट्रोजन की बात करूं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर आ गया, है ना। तो ये तो बहुत सिंपल सा हम 10th क्लास में सीख चुके हैं ना। तो अब बात ये आती है कि जो डिफरेंट एटम्स के मॉलिक्यूल हैं उनका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे। तो आपने बिल्कुल सिंपल सा दिमाग में रखना है कि हम दिमाग में क्या चीज रखेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो कहता है कि जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होंगे हमेशा उनका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज द बॉन्ड ऑर्डर विल बी सेम। तो ये चीज आपने जरूर नोट कर लेनी है। इसके एग्जांपल, ये सिंपल क्वेश्चन तो आपसे पूछे नहीं जाएंगे कि भाई सिंपल O2 का बॉन्ड ऑर्डर बता दो। ठीक है, तो क्या कहता है, नोट करके लिख सकते हो आप इसको कि फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है, द बॉन्ड ऑर्डर विल बी सेम। द बॉन्ड ऑर्डर विल बी सेम। ठीक है, जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तो अब कंफ्यूजन ही नहीं है ना। जैसे मैं बात करता हूं फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं बात करूं CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो आपने टाइम वेस्ट करना ही नहीं है बिल्कुल भी। डायरेक्ट बता सकते हो कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। आप इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करो। कार्बन में 6 हो गई, ऑक्सीजन में 8 हो गई, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 14। तो 14 में दिमाग में तुरंत क्या जाना चाहिए भाई? 14 तो नाइट्रोजन में भी होते हैं। N2 में, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है तो N2 में कितने हो गए? 14 हो गए। नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का भी बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपने बॉन्ड ऑर्डर निकालने हैं। ठीक है, सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास है O2 2 नेगेटिव। ठीक है, अब पहली बात तो ये कि नेगेटिव चार्ज देखते दिमाग घूम जाता है कि भाई ये तो पता नहीं क्या चार्जेस आ गए। कुछ भी नहीं है, फिर से बिल्कुल आराम से सोचना है।
ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं। तो 2 के पास कितने हो गए? 16 हो गए। 2 ऐड कर दो, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 18 हो गए। टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 18। अब 18 किस में होते हैं? ठीक है, F2 के अंदर, है ना। तो हमने कोई एग्जांपल भी ऐसा लेना है कि जिसमें एटम सेम हो। कभी एक एग्जांपल फिर से दिमाग में ऐसा ले आओ कि इसमें अलग अलग एटम से, मतलब एक तो सोल्व नहीं हो रहा, दूसरे की प्रॉब्लम और खड़ी कर दो। ठीक है, तो O2 2 नेगेटिव मतलब 18 किसमें हो गए? हाफ कर दो, 9 हो गया। 9 किसका होता है? फ्लोरीन का। तो F2 हो गया। दिमाग में जाना चाहिए ना कि भाई ये तो F2 के जैसा होगा। और F2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? 1। तो O2 2 नेगेटिव का भी बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर बात? तो इस तरीके से हमें सोल्व कर लेने हैं। जैसे कि हमारे पास नाइट्रोसोनियम आयन आ गया NO पॉजिटिव। ठीक है, अब NO पॉजिटिव के इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लेते हैं। नाइट्रोजन के पास 7, ऑक्सीजन के पास 8 प्लस है, तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस है ना, लॉस कर दिया होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 14 फिर से दिमाग में क्या जाएगा? अभी नाइट्रोजन है तो, और नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3 होता है। तो इस नाइट्रोसिनियम आयन का भी बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये जो बॉन्ड ऑर्डर है वो बॉन्ड ऑर्डर इजीली कैलकुलेट कर ले रहे हैं। समझ में आ गया ना। तो ये हमारे बॉन्ड पैरामीटर्स खत्म हो गए। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है रेजोनेंस। ठीक है, तो पहले ही साइंटिस्ट कहता है कि भाई रेजोनेंस जैसी कोई चीज होती नहीं है, सिंपली हमारे दिमाग की एक उपज है। मतलब कि हमारे पास एक ऐसा हथियार है, जिस चीज को हम समझा नहीं पाते ना, उसको हम रेजोनेंस से समझा देंगे। मतलब कि हमारे पास ऐसी कोई भी थ्योरी नहीं बनी अभी तक जो ये समझा दे कि 1.5 बॉन्ड बनता है। सुना आपने कि 1.5 बॉन्ड हो, 2.5 बॉन्ड हो, 2.25 बॉन्ड हो, 1.25 बॉन्ड हो? नहीं सुना ना। आपने चार्ज सुना हो कभी? फ्रैक्शन में चार्जेस होते हैं कि -1/2 चार्ज हो, -2/3 चार्ज हो, +1/4 चार्ज हो। तो क्या था कि अब ये सारी चीजें पढ़ी नहीं, बट हमारे जो साइंटिफिक रिजल्ट्स हैं वो तो यही बताते हैं। तो कहता है कि अब उस साइंटिफिक रिजल्ट को हमारी कहानी से कैसे मैच करें। तो कहानी में एक नई एंट्री करवा दी। किसकी एंट्री करवा दी? रेजोनेंस की। तो रेजोनेंस है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, और सारी चीज आपकी प्रैक्टिस के ऊपर ही रहेगी। जितने ज्यादा स्ट्रक्चर आप बना के देखते हो, 10, 15, 20, 30, तो जितने भी बुक में स्ट्रक्चर मिलते हैं सारे के सारे आप बना करके देख सकते हो। ऑर्गेनिक का तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो रेजोनेंस को हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा टाइम इसको देना है। ठीक है, तो बात आती है हमारे पास रेजोनेंस की। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है कि कोटा में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है ना रेजोनेंस के नाम से, तो समझ सकते हो कि कितना काम की चीज होगी। तो रेजोनेंस देखो, तो सबसे पहले क्या कहता है कि इट इज ए हाइपोथेटिकल फिनोमेना। इट इज ए हाइपोथेटिकल फिनोमेना। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है ना, जब सीरियल स्टार्ट होते हैं तो ये जो इस कहानी के सारे जो चरित्र है वो सब काल्पनिक है। तो वैसे क्या है कि ये सब बिल्कुल प्योरली काल्पनिक है ना, हमारी दिमाग की उपज है, ऐसा रियल में होता नहीं है। तो कहता है कि जो रेजोनेंस है वो एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना। इट इज रिक्वायर्ड, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई? इट इज रिक्वायर्ड व्हेन द properties of a molecule can't be described by its one structure. Then it requires two or more structures called resonating structures. And the real structure, and या फिर कह सकते हैं and the hybrid of all structures called resonance hybrid structure. ठीक है, तो सिंपल सा क्या कहता है, कभी छोड़ मत देना इसको। अभी सोचो भाई ये तो चीज तो काल्पनिक है, काल्पनिक में हम तो कल्पनाओं में जीते ही नहीं है ना, हम तो रियलिटी में जीते हैं। तो इसलिए कभी इस टॉपिक को स्किप कर दो, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आएगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है। तो कहता है कि भाई हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं जो रियल में हमें दिखाई भी नहीं दे रहे, है ना, फिर उनकी लेंथ मेजर करनी है,
स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड है, एक्सरे डायफ्रैक्शन मेथड है, बहुत सारे, ठीक है। तो एक तो चीज होती है अपनी थ्योरी, है ना, और एक चीज होती है एक्सपेरिमेंट। तो कहता है कि भाई कई बार क्या होता है कि हमारे पास ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं जिन स्ट्रक्चर्स को समझाना बहुत मुश्किल होता है। हमारी जितनी भी थ्योरी है वो सारी के सारी थ्योरी फेल हो जाती है, उसके ऊपर आते हैं। तो कहता है कि भाई अब जब हम उस चीज को थ्योरेटिकली नहीं समझा पा रहे हैं, तो जब तक वो दिमाग में हमारे जो क्लू होगा वो ठीक ही नहीं बैठेगा, तो हम आगे कुछ काम भी नहीं कर पाएंगे, है ना। दिमाग में क्या रहेगा, तुक्का मार के। तो कहता है कि साइंटिस्ट ने एक नया टूल निकाला, वो टूल का नाम क्या दिया गया, रेजोनेंस दिया गया। तो कहता है कि भाई जो रियलिटी है ना, रियल चीज को समझाने के लिए हम 2-3 स्ट्रक्चर, फेक स्ट्रक्चर, नकली स्ट्रक्चर लेते हैं, ठीक है। तो उन फेक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और जो रियल स्ट्रक्चर बिल्कुल कि भाई यही होना चाहिए, रियल स्ट्रक्चर कौन सा, जो एक्सपेरिमेंट से आए, और फेक स्ट्रक्चर कौन सा, जो हमारी थ्योरी कहती है। तो कहता है कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल रियल स्ट्रक्चर है, और ये किस तरीके से बनाया हमने, बाय थ्योरेटिकली, बाय मिक्सिंग ऑफ या बाय हाइब्रिडाइजेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। कि जो सारे के सारे फेक स्ट्रक्चर्स थे, तो हमने क्या कह दिया कि भाई ये फेक स्ट्रक्चर आपस में मिलेंगे और क्या बन जाएगा, एक रियल स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन में कुछ भी नहीं है, बस हाइपोथेटिकल फिनोमिना है। और इसकी जरूरत और इसकी रिक्वायरमेंट कब हुई, जब हम एक मॉलिक्यूल को जब हम किसी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को उसके स्ट्रक्चर से नहीं समझ पाए, ठीक है। तो अब इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मेनली मैं क्या कह रहा हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आएगी अगर आप रेजोनेंस को नहीं समझ पाए तो इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा टाइम लगाना है, कोई बात नहीं, फिर भी डाउट रहते हैं तो तुरंत मुझे मैसेज करना है। तो अब देखो इसके ऊपर एग्जाम्पल, जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल है ओजोन, ठीक है। तो हमने लैब स्ट्रक्चर बनाया ही है ओजोन का ना, तो ओजोन का हमने स्ट्रक्चर क्या बनाया भाई, O2, ठीक है, ये बन गया। अब फिर एक ऑक्सीजन और आ गई भाई, ये आ गई, ये खड़ी एक ऑक्सीजन। तो अब इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीजन के पास कैपेबिलिटी होती नहीं है, 5 ऑर्बिटल ही नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा होगा कि भाई ये इसके साथ क्या बना लेता है, हाइब्रिड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम सिंपल क्या बोल देते हैं, सिंगल बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड ही बोलते हैं। वो सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके आपके। तो अब एक सिंपल सा, अब हमने बॉन्ड पैरामीटर पढ़ लिए ना, तो अब ये बताओ कि इन दोनों में से एक बॉन्ड लेंथ ही होगी, इसको नाम दे देता हूं मैं x और इसको नाम दे देता हूं मैं y। तो ये बताओ x लार्ज होगा कि y लार्ज होगा, सोच के आंसर देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। x लार्ज होगा कि y लार्ज होगा। अब डबल बॉन्ड है, बॉन्ड का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो नजदीक नजदीक आएंगे, तो ये क्या हो जाना चाहिए था, छोटा होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। क्लियर है ना, मतलब कि ये जो दो डिफरेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं, यानी कि जो लेंथ होगी वो क्या होनी चाहिए, अनइक्वल होनी चाहिए, ठीक है। बट जब हमने एक्सपेरिमेंट किए डाइफ्रैक्शन मेथड की हेल्प से, स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड की हेल्प से, तब आंसर क्या आया कि दोनों की लेंथ सेम है। भाई गड़बड़ होगी, अब ये कैसे समझाएं कि दोनों की लेंथ सेम है। और यहीं पर नहीं, आंसर और क्या जो उलझन में डालने वाला था कि जो इसकी लेंथ है ना, तो वो लेंथ सिंगल बॉन्ड के इक्वल, ना डबल बॉन्ड के इक्वल। अब ये डेढ़ टांग का कैसे बनेगा भाई, ना तो सिंगल है ना डबल है, तो बीच का हो गया, बीच का तो कोई है ही नहीं हमारे पास, है ना। तीन ही तो बॉन्ड पढ़े हमने, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ये कह रहा भाई ना तो सिंगल है ना डबल है, अब ये भी नहीं पता डेढ़ा है, पौना है, सवा है, क्या कुछ है ये। तो कह रहा है कि इन दोनों के बीच की है, तो हो गई ना गड़बड़ी, मतलब कि एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर तो गलत है, ये तो होता ही नहीं है ना। हमारी जो प्रॉपर्टी थी वो एक्सपेरिमेंटल डाटा से मैच ही हुई। फिर साइंटिस्ट ने कहा कोई बात नहीं भाई, ठीक है रखते हैं इसको, भी रखते हैं। तो उसने क्या कहा, उन्होंने एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाया। उसने कह दिया कि भाई इस बार ये दोनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएंगे, है ना, भेदभाव नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और ये यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से हो गया, बन गया ये, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर ही ओजोन के है ना, दोनों में कोई गड़बड़ नहीं है भाई, चाहे तो यहाँ पर बनाओ चाहे यहाँ पर बना लो। तो जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं तो उनके बीच में हम कुछ इस तरीके की एरो लगाते हैं, ये एरो लगाने बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये क्या शो करे कि भाई ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब दोनों ही नकली स्ट्रक्चर है, बट जो एक्चुअल जो रियल स्ट्रक्चर है उसको बनाने के लिए हम इन दोनों की हेल्प लेंगे। तो क्या कहता है कि भाई ये जो स्ट्रक्चर बन तो गई है तो अब हमारा जो रियल स्ट्रक्चर होगा वो इन दोनों का हाइब्रिड होगा, दोनों का मिक्स होगा। तो अब देखो, अब थ्योरी क्या कहती है, तो ये सिर्फ थ्योरी है, इसको एक्सपेरिमेंटल या किसी के सामने मत बोलना, वरना कहेगा कि इसको कुछ आता ही नहीं।
जैसे यहाँ पर क्या बन गए डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या बना सिंगल बॉन्ड। टोटल बॉन्ड कितने हो गए 3। अब दोनों का एवरेज निकालूंगा तो लगभग कितना आ गया 1.5 आ गया। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर 2 बॉन्ड हो गए, टोटल हो गए 3। फिर से एवरेज निकालूंगा तो क्या हो गया 1.5 हो गया। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये दोनों गलत है, सिर्फ दिमाग में समझने के लिए। ठीक है, तो हमारा जो रियल स्ट्रक्चर आया वो क्या आ गया, हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के कुछ बीच में, सिंगल बॉन्ड से तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बट डबल बॉन्ड से कम है। तो ये बिल्कुल ही मत कर देना कि दोनों के मिक्सिंग से नहीं बना है, नहीं, दोनों के मिक्सिंग से नहीं बना है, ये रियल है, ये दोनों चीजें होती ही नहीं है। बट इस चीज को समझने के लिए अगर मैं कहता कि भाई यहाँ पर 1.5 बॉन्ड है तो आप मानते, बिल्कुल भी नहीं मानते ना। बट जब मैं ये कहता हूँ कि भाई एक बार डबल आया एक बार सिंगल आया और दोनों का एवरेज कितना हो गया 1.5 आया, तो लगता है हाँ भाई ये बात तो हो सकती है, जबकि ये बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं कि इसको समझाने के लिए हमें इन दोनों स्ट्रक्चर्स की हेल्प लेनी पड़ रही है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या कहलाएंगे, ये दोनों स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये क्या कहलाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड, जो कि रियल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बात आई समझने की, मतलब क्या हुआ इसका, क्लियर है। तो ये हो गए, तो इस तरीके से हमने बनाने। अब इसके कुछ रूल्स आते हैं, जो रूल्स हमने ध्यान में रखने। ठीक है, हमारे पास कुछ रूल्स होंगे, जिन रूल्स को आप फॉलो करोगे ही करोगे, अगर उन रूल्स को फॉलो नहीं किए तो कुछ गलतियां हो सकती है। ठीक है, रूल्स फॉर राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो जो फर्स्ट रूल कहता है कि एटॉमिक पोजीशन मस्ट बी सेम, एटॉमिक पोजीशंस मस्ट बी सेम। मतलब कि जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे होगे तब एटम की पोजीशन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, एटम की पोजीशन चेंज नहीं कर देनी है। या जो नॉर्मल जो पोजीशन होती है, जैसे CO2 है, C बीच में 2 ऑक्सीजन साइड में हो गए, कभी ये करो अगला स्ट्रक्चर आपको कार्बन को बीच में खिसका दिया, 2 ऑक्सीजन को भाई भाई आपस में मिल लेंगे, आपको एक साथ रखती, तो वो चीज गलत हो जाएगी, वो बिल्कुल भी नहीं करना है। एटम की पोजीशन चेंज नहीं करनी है, जितने भी स्ट्रक्चर बनाओगे एटम की पोजीशन सेम रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब कि जो सिंगल है ना, 1 बच गया 3 बच गए, जो अनपेयर्ड है, ठीक है, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी सेम। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी क्या रहने चाहिए, ये सेम रहने चाहिए, कम ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, लोन पेयर कम ज्यादा हो सकते हैं बट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या रहने चाहिए, बिल्कुल सेम रहने चाहिए, इनमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट रूल कहता है, नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि शुड का यूज कर रहा है, मस्ट का यूज नहीं कर रहा है, शुड का यूज कर रहा है कि पॉजिटिव चार्ज शुड बी प्रेजेंट ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड नेगेटिव चार्ज should be present on more electronegative। ठीक है, पॉजिटिव किस पे होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, नेगेटिव किस पे होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो ये चीज ध्यान रखोगे ना, इंपॉर्टेंट है ये चीज कि पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए हमेशा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या कहता है कि डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स शुड हैव नियरली सेम एनर्जी, कि उनकी जो एनर्जी होगी वो क्या होनी चाहिए, लगभग इक्वल सी होनी चाहिए, उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मतलब कि लगभग सबके सब इक्वली स्टेबल होना चाहिए, नहीं कि कोई तो बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया, कोई अनस्टेबल हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या कहता है कि सिमिलर चार्जेस must not be present on adjacent atom। जो 2 लगातार एटम होंगे ना, उनके ऊपर सिमिलर चार्ज नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर सिमिलर चार्ज आ गए तो क्या होगा, रिपल्शन होगा और वो मॉलिक्यूल रियल में एग्जिस्ट करेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका आप ध्यान रखोगे। ठीक है, टॉपिक अभी कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में भी,
तो फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप जरूर पूछना, ठीक है। तो हम और एग्जांपल करेंगे और इनके बारे में भी और भी पढ़ेंगे कि भाई जो अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं उन स्ट्रक्चर में से सबसे स्टेबल कौन सा होता है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर जरूर पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बट इसके लिए सबसे पहले ये है कि आप इसको बहुत अच्छे से माइन्यूटली पढ़ोगे, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कह सकते हो इस चैप्टर का, जो ऑर्गेनिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।